आइए सुनते हैं मालती जोशी की लिखी कहानी अंतिम संक्षेप। प्रातः से ये फ़ोन के पास ही बैठी थी। उनकी हर चंद कोशिश यही थी कि सावित्री या सुखलाल फ़ोन न उठा लें। महिमा का जैसा स्वभाव है वे खूब जानती हैं। तैस में आ जाती है तो सामने कौन है इसका भी उसे होश नहीं रहता। और तभी घंटी बजी। ट्रिंग। उन्होंने लपक कर रिसीवर उठा लिया, पर उधर से सिवा डायल टोन के कोई आवाज़ नहीं आई। तभी सुखलाल ने आकर सूचना दी, भाभी जी आई हैं। वे चौंकी तो यह घंटी फ़ोन की नहीं दरवाजे की थी। वे अपने में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें दोनों का अंतर भी पकड़ में न आया। तो महिमामयी अब सशरीर पधारी हैं। आतंक से वे सिहर उठी। बहू ने आकर पैर छुए तो उनसे आशीर्वाद भी देते न बना। सुखलाल, ज़रा 2 कप चाय तो बना, और देखो चाशनी मत बना देना, बहुरानी कम शक्कर लेती है, हमें पता है। सुखलाल ने तुनक कर कहा और किचन में चला गया। उसका इरादा तो वहीं खड़े खड़े कुछ देखने सुनने का था, पर यहाँ तो वे नहीं चाहती थी। माना कि नौकरों से कुछ छिपा हुआ नहीं है, फिर भी उनके सामने प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। कैसी हो महिमा? उन्होंने वार्तालाप का औपचारिक शुभारंभ किया। बच्चे कैसे हैं? ठीक ही हैं, महिमा ने बेरुखी से कहा। आप तो यह बताइए कि अपने लाडले को कहाँ छुपा रखा है? छुपाऊंगी क्यों? वह क्या चोरी करके भागा है? तो फिर बारंबार माँ के आंचल में मुँह छिपाने क्यों चले आते हैं? तो क्या आधी रात को हंगामा करके जगहसाई करवाएगा? लड़ने पर आ जाती हो तो तुम्हें न तो पड़ोसियों का होश रहता है और न नौकरों का। कितनी बार समझाया होगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका तो ख्याल किया करो। आप तो बस हर बात मुझसे ही कहती रहती हैं। कहने लायक बात होती है तो उससे भी कहती हूँ, खाक कहती हैं। आपकी सह पाकर ही तो वे इतने बेलोस बेखौफ होते जा रहे हैं। एक बार दरवाज़ा बंद रखिए, अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। उनका मन हुआ कि कह दे, पति के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने का हौसला पत्नी के पास हो सकता है। मैं ऐसा कलेजा कहाँ से लाए? सौभाग्य से उसी समय चाय आ गई और वे इतनी कड़वी बात कहने से बच गई। महिमा ने नाश्ता छुआ तक नहीं, बस चाय के 2 घूंट भरे और उठ खड़ी हुई। चलती हूँ अम्मा जी, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं तो बस इतनी तसल्ली करने आई थी कि श्रीमान जी सकुशल पहुँच गए हैं। बीवी हूँ ना, इतनी चिंता तो करनी ही पड़ती है। उसका एक एक शब्द उनके मन पर कोड़े की तरह पड़ रहा था, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पीछे चलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसी समय एक कुसुम सामने से निकली, शायद सब्जी लेकर लौट रही थी। देखते ही बोली, यह क्या भाभी जी, अभी आई अभी चल दी? खाना वाना खाकर जाती। तुम खिला रही हो क्या? महिमा के स्वर में तुरसी थी, पर कुसुम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी अल्लड़पन से बोली, ये कौन बड़ी बात है, हम खिला देंगे। हलवा पूड़ी न सही, दाल रोटी तो बन ही सकती है। सच्ची भाभी जी, आज तो हमारे यहाँ जूठन गिरा कर ही जाइए। बताइए कौन सी सब्जी पसंद है? अभी तो ठेला बहुत दूर भी न गया होगा, फिर कभी आ जाएंगी। अभी बच्चे घर में अकेले हैं ना। उन्होंने महिमा की ओर से जवाब देकर इस चुगलबंदी को विराम दिया। फिर बहू से बोली, आओ फाटक पर खड़े रहते हैं, वहीं रिक्शा रोक लेंगे। मम्मी जी, एक बात कहूँ? रिक्शे की प्रतीक्षा करते हुए महिमा ने पूछा। कहो। आपके सुपुत्र सिर्फ आपके लिए ही यहाँ नहीं आते, किसी के मीठे बोल भी उन्हें खींचते हैं। अपनी कमज़ोरी ढकने के लिए महिमा का यूँ दूसरों पर लांछन लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अतः वे बोली, महिमा, मीठे बोल तो कोई भी बोल सकता है, उसमें पैसे थोड़े ही लगते हैं। फिर भी मैं नहीं बोलती, यही ना? महिमा ने कहा। उसी समय एक खाली रिक्शा वहाँ से गुजरा तो उसने रोक लिया और बैठकर चल दी। सास की अंतिम बात ने उसे इतना नाराज़ कर दिया कि उसने विदा लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी। कमरे में लौटते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उदासी के बावजूद वे बहुत हल्का अनुभव कर रही हैं। मन पर एक बोझ था जो उतर गया है। सुबह से एक तनाव, एक आशंका से वे ग्रस्त थीं। महिमा के फ़ोन की यातना भरी प्रतीक्षा ने उन्हें थका दिया था। महिमा खुद आई और बरस कर चली गई। अब अगले किसी प्रसंग तक उससे सामना होने का खतरा नहीं रहा। वे इत्मीनान से आराम कुर्सी पर पसर गईं। समय काटने के लिए मैं कुछ न कुछ बुनती ही रहती हूँ।
अभ्यासवश वह पुलिंदा भी उन्होंने उठा लिया, पर बुनने का मन नहीं हुआ। कमरे की खिड़की से पिछवाड़े का आंगन नजर आ रहा था। वे उधर ही देखती रहीं। कुसुम रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। कुसुम को देखते ही उसका मन उमगने लगता है। गजब की है यह लड़की, दिन भर फिरकनी की तरह घूमती रहती है, पर मजाल है कि कहीं भी कभी भी मुंह लटका हुआ मिला हो। गैरेज और उसके पास वाला कमरा, बस इतनी सी जगह उसके पास है, पर अपने 1.5 कमरे के घर को भी हमेशा चमका कर रखती है। खुद तो साफ़ सुथरी रहती ही है, पति और बच्चों के कपड़े भी हमेशा लकदक मिलेंगे, और जितनी मिठास उसकी बोली में है उतना ही स्वाद उसके हाथ में है। कई बार लगता है काश उनकी बहू भी ऐसी ही सुशील, सौम्य और सुघड़ होती। शायद इसलिए महिमा को कुसुम फूटी आंख नहीं सुहाती, हमेशा उससे चिड़ी ही रहती है। जब शुरू शुरू में वे लोग रहने आए थे तो महिमा अक्सर झल्ला जाती, ये क्या बला पाल ली है आपने मम्मी जी, इतनी दूर से हम लोग मिलने आते हैं पर ज़रा भी प्राइवेसी नहीं मिल पाती, बच्चे अलग हुकदंड किए रहते हैं। इससे तो अच्छा था किसी ऑफिस को ही ये कमरे उठा देती, ढंग का किराया तो आता। हाँ, किराया तो आता, पर ऑफिस वालों से रौनक तो नहीं होती ना बहू रानी, वह तो बाल गोपालों से ही होती है। और अब इस उम्र में मुझसे प्राइवेसी की नहीं, संग साथ की ज़रूरत है। रात बेरात मुझे कुछ होने लगे तो गिलास भर पानी देने के लिए तो कोई चाहिए, दौड़ कर तुम्हें खबर देने वाला तो कोई घर में हो। 2-4 बार यह जवाब सुन लेने के बाद महिमा ने भुनभुनाना छोड़ दिया था। वह समझ गई थी कि सास की यह दलील सीधे उस पर वार करती है। उसी ने तो इस घर को 2 द्वीपों में बांट दिया है। आज सारी इस संपन्नता के बावजूद वे जो बुढ़ापे में अकेलापन भोग रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? महिमा ही तो है। उन्हें आज भी वह काला दिन याद है। वे तीनों शाम की चाय ले रहे थे। उन्होंने दिन भर खट कर मटर की कचौड़ियाँ बनाई थी, पर मनीष प्लेट झुठा कर ही उठ गया था। माँ की मनुहार को भी वह अनसुना कर गया था। उसके जाने के बाद महिमा ने सपाट स्वर में कहा था, मम्मी जी, हम लोग इस संडे को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट? क्या मतलब? हम लोगों ने शालीमार कॉलोनी में एक फ्लैट बुक कर लिया है। क्यों? उन्होंने पूछ लिया, पर दूसरे ही क्षण उन्हें लगा इस क्यों से बेमानी भी कोई शब्द होता होगा। साफ जाहिर है बहू अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। ठीक है, उसके अपने सपने होंगे, अपने अरमान होंगे, लेकिन उसके लिए अलग से मकान लेने की क्या ज़रूरत है? महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम अलग रहना चाहती हो सो खुशी से रहो, पर उसके लिए इतनी दूर जाने की, इतना पैसा फूकने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा घर है, क्या इसमें 2 गृहस्थियाँ समा नहीं सकती? मेरी इस साफ गोई का बुरा न माने मम्मी जी, पर ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। कैसा माहौल? आपको तो शायद अब आदत हो गई है, पर जैसी महफिलें यहाँ जमती हैं, जैसे लोग बाबूजी के पास इकट्ठा होते हैं, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। महिमा, उनके स्वर में धार थी, तुम इस घर की पहली बहू तो नहीं हो? जानती हूँ मम्मी जी, पर वे जो मुझसे पहले आई हैं, कितने दिन आपके पास रही हैं? बस मेहमानों की तरह आती हैं और 4 दिन रहकर चली जाती हैं। मेरी तरह 30 दिन यहाँ रहना पड़े तो पता चले। अभी उसी दिन यहाँ होती तो मज़ा आ जाता। किस दिन की बात कर रही हो? अच्छा हाँ, उस दिन मेजर साहब ज़रा ज़्यादा ही बहक गए थे। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे बाबूजी से कह दिया था कि अब घर में बहू आ गई है, ढंग के लोगों को ही घर में बुलाया करें। किस किस को रोकेंगी आप? और फिर बाबूजी खुद भी तो हाँ पीते हैं। पुलिस की नौकरी का तोहफा है, जब उस नौकरी का सुख भोगा है तो यह भी भुगतना ही होगा। पर वे किसी को परेशान तो नहीं करते। एक आध दिन का किस्सा छोड़ दो, पर उनके यार दोस्त भी आते हैं तो बाहर वाले कमरे में बैठे रहते हैं, और आप भीतर से उनके लिए बर्फ़, नमकीन, काजू और पकोड़े भिजवाती हैं। नहीं मम्मी जी, यह वातावरण मुझे रास नहीं आएगा। मेरे संस्कार दूसरे हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने को था ही क्या। हाँ, एक कसक ज़रूर बनी रही। काश मनीष यह प्रस्ताव उनके सामने रखता, तब शायद उसमें इतनी कड़वाहट नहीं होती, पर उस बेचारे की तो हिम्मत ही न पड़ी होगी। रात मन हुआ कि बाबूजी से बहू की करतूत बखान करें, पर चुप लगा गई।
उनसे किस मुंह से कहती कि बहू आपके कारण अलग डेरा बसा रही है। उन्हें तो शायद विश्वास ही न होता, वे बेचारे खुद किसी लफड़े में नहीं पड़ते। मनीष ने अपनी मर्जी से शादी तय की। उन्होंने खुशी खुशी भावरे डलवा दिए। बहू अपने साथ एक छल्ला भी नहीं लाई। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। बहू पर्दा नहीं करती, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूमती है। 9-9 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती है, रसोई में पाँव भी नहीं देती। उन्होंने कभी किसी बात के लिए टोका टोकी नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की। उनकी अपनी अलग दुनिया थी। सुबह की सैर, दोपहर में ताश, शाम को क्लब। इस रूटीन में खलल उन्हें नापसंद था। मौज में आते तो एक आध महफिल घर पर भी जमा लेते, पर उनकी सारी व्यवस्था सुखलाल देखता था। घर की औरतों को उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसी निरुपद्रवी जीव के लिए भी महिमा न जाने क्या क्या कह गई। उनका मन इतना खट्टा हो गया कि फिर उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। 4-5 महीने बाद मृणमयी का जन्म हुआ तो वे अस्पताल में बराबर महिमा के साथ रही। सारी परंपराओं का उन्होंने निर्वाह किया, पर बहू को घर आने के लिए नहीं कहा। वे दोनों स्वयं ही एक दिन 3 महीने की गदबदी बच्ची को लेकर बाबूजी से आशीर्वाद लेने आए थे। बाबूजी ने बच्ची को गोद में लेकर ढेर सी आशीष से लुटाई थी। 1.25 तोले की चैन भी दी थी। फिर जब तन्मय हुआ तो उसे भी अंगूठी पहनाई गई। मतलब यह है कि रस्मों रिवाज सब पूरे होते रहे, पर बाल गोपालों की किलकारियों से घर सुना ही रह गया। जब बहू का पाँव भारी हुआ था, उनका मन सपने बुनने लगा था। यूँ तो सतीश के भी 2 बच्चे थे, पर उनका तो स्पर्श भी उन्हें याद नहीं है। कस्बे की लड़की है सुषमा, पर अमेरिका जाकर जैसे वहीं की हो गई है। बच्चों को ऐसे सहेज कर रखती है कि जैसे यहाँ सांस भी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उन्हें तो प्यार करते भी डर लगता है कि कहीं कोई छूत न लग जाए। वे अपना मन अंजू मंजू के बच्चों से बहला लेते, पर पराई संतान से कहीं घर भरता है। एक मनीष के बच्चों की आस थी, वह भी टूट गई। पता नहीं बाबूजी ने इस दुख को कैसे गटका होगा, पर वे स्वयं तो एकदम ही बिखर गई थी। फिर बाबूजी भी चले गए और वे एकदम अकेली रह गई। कौन विश्वास करेगा कि यह अकेलापन उन्हें मांगे मिल गया था। दुनिया भर की औरतें पति से पहले जाने की कामना करती हैं, पर उनके अंतर्मन ने हमेशा यही चाहा कि हे प्रभु, इन्हें मुझसे पहले उठा लेना, जैसे मैंने उनके नाज उठाए हैं और कोई नहीं उठा सकता। मेरे रहते तो उनकी शानो शौकत में, रोब दाब में कोई कमी नहीं आ सकती, पर मेरे बाद ये ज़रा ज़रा सी चीज़ के लिए तरसेंगे। दूसरों का मुंह देखेंगे तो मुझे स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर ने जैसे उनकी सुन ली। एक नामालूम सी बीमारी में बाबूजी चल बसे। उनकी आन बान अंत तक बरकरार रही। पहाड़ से दुख को झेलते हुए एक संतोष उन्हें सांत्वना दे जाता था। दुख बस एक ही था, अब सब कुछ निपट जाएगा और 15 दिन बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे, तो वे खाली दिनों को कैसे भरेंगी। यह सुना घर उन्हें काटने नहीं दौड़ेगा। अमेरिका लौटते हुए सतीश भी बस चिंतित था। बार बार कह रहा था, मम्मी, मैं मनीष से कहता हूँ कि अब यहीं आकर रहे, या फिर तुम हमारे साथ चलो। उनका भी मन हुआ कि महिमा से कहें, उनसे तुम्हें शिकायत थी, वे तो चले गए, अब वापस आ जाओ। पर ऐसा कहना भी मानो उस दिवंगत आत्मा का अपमान होता। वे जब्त कर गई। सतीश को उन्होंने समझा बुझा कर भेज दिया। तब यह सदाशिव और कुसुम का जोड़ा उनके आश्रय में आया था। इन्हें घर की ज़रूरत थी। उन्हें संग साथ की तो नाम मात्र के किराए पर उन्हें रख लिया गया। नई नई शादी हुई थी, गोद में 6 महीने का बच्चा था। मम्मी जी को तो जैसे स्वर्ग मिल गया। 1.5 साल बाद कुसुम के यहाँ दूसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने सास से बढ़कर सेवा की। उसके लिए हरीरा बनाया, दवाइयाँ कुटी, गोंद मेथी के लड्डू बनाए, दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, साथ ही दर्जनों स्वेटर बना डाले। उनकी तुतली बोली से वे पुलकित होने लगी और आने जाने वालों के पास उनकी बाल लीलाओं का बखान करने लगी। अपने नाती पोतों के लिए जो वर्षों से संचित प्यार उनके मन में था, वह इस जुगल जोड़ी पर बरसने लगा। यूँ तो ईश्वर ने उन्हें 4-4 बच्चे दिए थे, लेकिन लड़कियां तो अपने अपने घर की हो गई और लड़कों में एक साथ समुंदर पार जाकर बैठा है और दूसरा शहर में भी है, तो किस काम का। वे तो अकेली ही पड़ गई हैं। शायद इसलिए परमात्मा ने ये राम लक्ष्मण उनके आंगन में भेज दिए हैं। महिमा सब देखती हैं और झल भुन जाती हैं। कहती हैं, कुसुम के तो मज़े हैं,
200 रुपल्ली में महलों का सुख भोग रही हैं, मुफ्त की आया मिली है सो अलग। सुखलाल कहता है, भाभी जी ज़रूर कोई पिछले जन्म का लेखा जोखा रहा होगा, नहीं तो सारी दुनिया छोड़कर ये लोग यहीं क्यों आते। वे सब सुनती हैं और मुस्कुरा देती हैं। मनीष कोई 12 बजे सोकर उठा होगा, उठकर सीधे उनके सामने आकर बैठ गया। बिखरे बाल, उतरा चेहरा, उदास आँखें। उनका मन हुआ उसे बाहों में लेकर प्यार कर ले, पर वे जब्त कर गई। एक ज़माना था, अब 2 बच्चों का बाप बन जाने के बाद भी वह उनकी गोद में लेट जाया करता था। महिमा ने ही उनकी यह आदत छुड़ाई थी। तब से वे भी एक औपचारिक दूरी बनाए रखती हैं। चाय पियोगे? ज़रूर, लेकिन तुम्हारा तो खाने का समय हो रहा होगा ना। तुम नहा धो लो, फिर खा लेंगे। चाय पीकर वह नहाने चला गया। वे उठकर रसोई में जाने को ही थी कि रिंग आई। हेलो दादी माँ, मैं मीनू बोल रही हूँ। डैडी जाग गए हैं क्या? हाँ, अभी अभी उठा है, नहाने गया है, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। हाँ, मौका लगा तो ज़रूर करूँगी। दरअसल मैं उन्हें विश करना चाहती थी, आज उनका बर्थडे है ना। ओ माँ, उनके दिमाग से यह तारीख कैसे उतर गई? बच्चों के जन्मदिन मनाने का तो उनका खास अंदाज हुआ करता था। बच्चे जब छोटे थे तब तो खूब हंगामे हुआ करते थे। अब वैसा तो नहीं हो पाता, पर वे याद ज़रूर रखती हैं। बाहर वालों को कार्ड या पैसे भेज देती हैं, फ़ोन कर लेती हैं, मनीष के यहाँ मिठाई लेकर पहुँच जाती हैं, या फिर उन लोगों को घर पर बुला लेती हैं। चीनू मीनू के जन्मदिन तो अक्सर यहीं मनाए जाते हैं, और आज उन्हें मनीष का जन्मदिन भी याद नहीं रहा। वे सचमुच बूढ़ी होती जा रही हैं। उन्होंने फ़ौरन सुखलाल को बाज़ार भेजा, सावित्री को मटर पुलाव और रायता बनाने का आदेश दिया और खुद हलवा भुनने बैठ गई। माँ बेटे दोनों खाने पर बैठे तो मेज़ पकवानों से भरी हुई थी और पूरा कमरा अगरबत्ती से महक रहा था। अरे वाह, आज तो फिस्ट हो गई, मनीष ने कहा। बर्थडे फीस्ट? बर्थडे? ओह यस, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। वह उठा और उसने माँ के पैर छू लिए, फिर उनके गले में बाहें डालकर बोला, तो आपका यह नालायक बेटा आज कितने साल का हो गया? 36 का। ओह नो, इस स्पीड से मेरी उम्र में इजाफा होता रहा तो मैं 2-4 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा। मीनू ने फ़ोन भी किया था, तुम्हें विश करना चाहती थी। बेचारे बच्चे अपने डैडी की थोड़ी बहुत इज्जत तो करते हैं, बाकी लोग। सुबह महिमा खुद आई थी मुझे विश करने के लिए, शायद। ओ डियर मम्मा, अब आप यह पैचअप का धंधा छोड़ दो, कोई नई बात करो। और सच तो यह है कि इस समय कोई भी बात करने का मूड नहीं है। तुम्हारी यह सजी हुई मेज़ कब से बुला रही है, ज़रा उसके साथ न्याय कर लेने दो। वह टूट पड़ने के अंदाज में शुरू तो हो गया, पर 2-4 कोर खाकर ही उसने हाथ रोक लिया। अभी महिमा, जो मुझे यह सब खाते देख लेना तो गजब हो जाए, सच कहता हूँ। शी विल किल मी। इत्मीनान रखो, आज की तारीख में वह दोबारा नहीं आएगी। तो क्या हुआ, ये डॉक्टर लोग डरा देते हैं ना। एक तो तगड़ी फीस लेते हैं, ऊपर से भूखा मारते हैं। खाना खाकर वह फिर लेटने के मूड में था, पर उन्होंने टोक दिया, अब सीधे घर जाओ, बच्चों के लिए इमरती और कचौड़ियाँ रखती हैं, ले जाना, और महिमा को यह साड़ी देना, शाम को पहनेगी। मम्मी, जन्मदिन मेरा है, उसका नहीं। पुरानी साड़ी है रे, उसे पसंद है इसलिए दे रही हूँ। और बेटे, तुम तो अपने हो, तुम्हें कुछ भी न दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर बहुओं को तो सीधे रखना पड़ता है ना। वाह, क्या कहने हैं, कितनी बहुएं साध ली आपने, ज़रा बताइए तो। मनीष ने हंसकर कहा, पर उसकी आंखों में उदासी के डोरे छलक आए थे। मनीष गया और वे निढाल होकर लेट गई। क्या हो गया है इन बच्चों को, गृहस्थी की डोर कैसे उलझा कर रखती है। 15 दिन भी शांति से नहीं बीत पाते। वे इतना समझाती हैं, पर दोनों ही जैसे जिद पर उतर आते हैं। शहर के दूसरे छोर पर रहता है मनीष, पर उस घर की अशांति की आंच उन तक आती ही रहती है। हर धमाके की गूंज उनके शांत जीवन को अस्त व्यस्त कर जाती हैं। पहला विस्फोट शायद उस दिन हुआ था जब मनीष क्लब से बेतहाशा पीकर लौटा था। घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ होगा। नौकर ने खबर कर उन्हें फ़ोन किया था और वे उतनी रात को रिक्शा करके वहां पहुंची थी। पहले तो उन्होंने मनीष को खूब आड़े हाथों लिया था, फिर पुचकारते हुए बोली, बेटे तुम तो जानते हो, इसी एक ऐप के कारण तुम्हारे
देवता स्वरूप पिता बिरादरी में कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल सके। रिश्तेदारों से हमेशा मुँह छिपाते रहे, फिर जानते बूझते उसी लकीर पर क्यों जा रहे हो। उत्तर में मनीष उनकी गोद में मुँह छिपाकर रो दिया था। उस रुलाई में कितने दुख, कितनी व्यथा छिपी हुई थी। पिता को खोने की पीड़ा थी, अंतिम समय में उनकी सेवा न कर पाने का मलाल था, और माँ के अकेलेपन का एहसास था जो उसकी छाती पर बोझ बनकर बैठ गया था। बेटे की करुणा से उनकी ममता जैसे कृतार्थ हो गई। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ बाप किसी के ज़िंदगी भर नहीं बैठे रहते, आगे पीछे उन्हें जाना ही पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करके गए हैं। मुझे भी उन्होंने मझधार में नहीं छोड़ा है, पूरी व्यवस्था कर गए हैं, और मैं अकेली भी कहाँ हूँ। हाथ भर की दूरी पर ही तो तुम लोग, बस एक फ़ोन पर खटकाने की ज़रूरत है। फिर बहू को समझाया था, इस तरह सामने वाले पर एकदम चढ़ नहीं बैठते। बहू रानी, ज़रा सब्र से काम लेते हैं। एकाएक आदमी घर में दाखिल होता है तो अकेला नहीं होता, 100 तरह की चिंताएं साथ आती हैं, उनका ख्याल रखना होता है। महिमा ने मुँह बिचका दिया। पियक्कड़ों को तो बस बहाना चाहिए। मन उदास है तो गम गलत करने के लिए पिएंगे, जी खुश है तो सेलिब्रेट करने के लिए पिएंगे। तुम तो बात का बतंगड़ बनाए दे रही हो महिमा। घूंट भर पीने से कोई पियक्कड़ नहीं हो जाता। आप माँ हैं ना, बेटे का पक्ष तो लेंगी ही, पर सही गलत का तो ख्याल कीजिए। ऐसे ही संस्कार दिए हैं आपने, तभी तो इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रह गई है। मनीष कहीं सामने होता तो वे उसका मुंह नोच लेती। उसकी जरा सी बेवकूफ़ी ने उनकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया था। बहू के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। अपने आहत अभिमान को सहलाते हुए वे कसैले स्वर में बोली, बच्चे मेरे जैसे भी हैं, मेरे लिए तो लाख टके के हैं, पर तुम यह बताओ कि तुम क्या देखकर रिझी थी। उन्हें लगा था कि उनका प्रश्न महिमा को निरुत्तर कर देगा, पर यह उनकी भूल थी। चुप रहना उसकी फितरत में नहीं था। पलट कर बोली, अंधी हो गई थी मैं, आंखों पर पट्टी बंध गई थी उस वक्त। पछता रही हो, यही समझ लीजिए। बच्चों का ख्याल न होता तो कब की इस नर्क को छोड़कर चली जाती। नर्क, उनका नंदन कानन सा यह घर बहू के लिए नर्क बन गया है। अपमान से वे तिलमिला उठी। समझ गई कि इस संघर्ष में उन्हें बेटे की ढाल बनना है, नहीं तो बेचारा कहीं का न रहेगा। तब से उनका घर मनीष के लिए शरणस्थली बन गया है। रणचंडी सी अपनी पत्नी से जब भागने का कोई राह नहीं मिलती तो वह आकर माँ के आंचल में दुबक जाता है। पति पत्नी का झगड़ा तब गौण हो जाता है और सास बहू के शीत युद्ध शुरू हो जाती है। इस बार मनीष को देखे हफ्ते बीत गए हैं और उनका जी घबराने लगा है। चीनू मीनू को भी याद आ रही है, पर एकाएक महिमा के यहाँ जाने का वे साहस नहीं जुटा पाती। हाँ, उस घर को वे महिमा का घर ही समझती हैं, इसलिए तो वहाँ जाने के लिए बहाने तलाशती रहती हैं। यूँ तो कुसुम पिछले हफ्ते पीहर से लौटी है, मीनू के लिए आम पापड़ की सौगात भी लाई है, पर उतना सा कारण महिमा के घर जाने के लिए काफ़ी नहीं लगता। कल मिसेज नायर केले के चिप्स और काजू के पैकेट दे गई हैं। उनकी यह पड़ोसन जब भी केरल जाती हैं उनकी फरमाइश पर ये चीज़ें ज़रूर लाती हैं। सावित्री से कहकर उन्होंने थोड़ी मठरियाँ भी बनवा ली। बच्चों के लिए पूरी डलिया भर सामान हो गया। तब जाकर उन्हें संतोष हुआ, अब वे निसंकोच उस घर की घंटी बजा सकती हैं। तैयार होते हुए वे याद कर रही थी कि पिछली बार उस घर कब जाना हुआ था। हाँ, 14 फरवरी को गई थी। मनीष की शादी की सालगिरह थी। दिन भर वे फ़ोन के पास बैठी निमंत्रण की राह देखती रही। उनके कान दरवाजे पर ही लगे रहे कि शायद दोनों आशीर्वाद लेने ही चले आएं, पर उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मिठाई और फल फूल लेकर शाम को वे खुद ही चल पड़ी। यहाँ पहुंचकर देखा उत्सव का कोई माहौल नहीं था, उल्टे घर पर एक सन्नाटा सा तारी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे आज तुम लोगों को याद भी है कि कौन सी तारीख है? लड़ने से फुर्सत मिले तब तो याद रहेगा। सोफे में धसी हुई मीनू बुदबुदाई। उसका वाक्य पूरा भी न हुआ था कि महिमा उस पर झपटी। उन्होंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? सयानी लड़की पर यूँ हाथ उठाया जाता है? महिमा एकदम फुफकार उठी। कम से कम मेरे बच्चों के सामने तो मुझे जलील मत कीजिए। और पैर पटकती हुई वह अपने कमरे में चली गई। वे स्तब्ध रह गई। क्या इस तरह अपमानित होने के लिए ही वे उतनी दूर गई हैं?
मन तो हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाए, पर बच्चों के उदास चेहरे देखकर उनके पांव रुक गए। आंखों में याचना लिए दोनों उनके पास सिमट आए थे, मानो माँ की बेअदबी के लिए क्षमा मांग रहे हों। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए फिर वे बच्चों के ही कमरे में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वातावरण ज़रा हल्का हो गया तो मीनू ने उन्हें वह पेंटिंग दिखाई जो मम्मी पापा के लिए बनाई थी। चीनू भी बड़ा प्यारा सा कार्ड लाया था। सुबह चाय की मेज़ पर ही सरप्राइज़ देने का विचार था, पर झगड़ा शायद उससे भी पहले शुरू हो गया था। पापा सुबह से ही गायब हैं, खाने पर भी नहीं आए। झगड़ा किस बात पर हुआ क्या पता, और आजकल कारण की तो शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दोनों सामने पड़ते ही शुरू हो जाते हैं। मीनू ने बताया, सच दादी, हम लोग तो इतने बोर हो जाते हैं कि क्या बताएं। दोस्तों के सामने इतनी शर्म आती है कि बस। चीनू भुनभुना रहा था, सच कहता हूँ मैं किसी दिन घर छोड़कर भाग जाऊँगा। धत पगले, ऐसी बात नहीं करते, उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा। पर वे सचमुच डर गई थी। इस कच्ची उम्र का कोई भरोसा है। आवेश में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, पर इनके माँ बाप को अक्ल आए तब ना। बच्चों को समझा बुझा कर चलने को हुई थी, महिमा ने आकर रास्ता रोक लिया। नहीं मम्मी जी, आप इस तरह चली जाएंगी तो मैं समझूंगी नाराज़ होकर जा रही हैं। यह खूब रही, पहले तो बदतमीजी करो और फिर आकर लाड़ जताओ। तब तक चीनू रिक्शा ले आया था, पर महिमा ने उसे लौटाते हुए ऐलान कर दिया, दादी खाना खाकर जाएंगी। वे चाहती तो जिद कर सकती थी, पर बहू के आंसू धुले चेहरे को देखकर ममता हो आई। माँ की मनुहार भरी मुद्रा देखकर बच्चों के चेहरों में खिल उठे थे। बेचारे दिन भर घर में मुँह लटकाए बैठे थे। घर का माहौल बदलते ही खुशी खुशी संगी साथियों से मिलने चले गए। घर सूना हो गया। उस एकांत का लाभ उठाते हुए वे बोली, महिमा, मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आई थी, मैं तो तुम लोगों की खुशी में शरीक होने आई थी। पर यहाँ आकर पता चला कि खुशी नामक चीज़ ही इस घर से गायब है। महिमा ने उनका वाक्य पूरा किया, और अब आप इसके लिए भी मुझे ही दोषी ठहराएंगी, ठीक है ना? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मटर की फलियाँ छीनने बैठ गई। वे व्यर्थ के विवाद से बचना चाहती हैं। इस उम्र में ये तनाव उनसे झेले नहीं जाते, पर महिमा तो कमर कस कर बैठी थी, शायद इसलिए मम्मी जी को मनुहार करके खाने के लिए रोक लिया था। मम्मी जी, वह शुरू हो गई थी, पानी अब सचमुच सिर से ऊपर होता जा रहा है। मेरी सहनशीलता की सारी सीमाएं समाप्त होती जा रही हैं। इस तरह हिम्मत नहीं हारते महिमा, औरत को तो सहना ही पड़ता है। उसकी सहन शक्ति के बल पर ही तो गृहस्थी की इमारत खड़ी होती है। वह तो नींव है घर की। क्यों? घर के अकेली औरत का होता है। जो कुछ सहना है, झेलना है, वह क्या सिर्फ उसी के मत्थे आएगा? पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुमसे बहस में जीत नहीं सकती महिमा, क्योंकि मेरे पास डिग्रियां नहीं हैं, सिर्फ अनुभव है। उसी के आधार पर कह सकती हूँ कि तुमने अभी सहा ही क्या है। अपने बाबूजी को तो तुमने ढलती उम्र में ही देखा है। तुम नहीं जानती कि अपने ज़माने में वे क्या हुआ करते थे। घर में पाँव देते थे तो सन्नाटा सा खिंच जाता था। बच्चे, नौकर चाकर, कोई उनके सामने नहीं पड़ता था। पहले उनके तेवर का अंदाज़ा लगाया जाता था, उसके बाद ही कोई बात होती थी। लेकिन ऐसे आदमी के साथ भी निभा ले गई मैं। पूरे 40 साल तक डटी रही। अगर घर में रोज़ महाभारत मचता तो क्या हासिल होता? बच्चे क्या किसी लायक बन पाते? उल्टे घर से भाग लेते। ये घर छोड़ने वाली बात ये वे अनायास ही कह गई थी। शायद चीनू की बात मन में घर कर गई थी। बाबूजी पुलिस वाले थे ना, महिमा ने उसास भर कर कहा। रोबदाब तो उनका होना ही था, पीते पिलाते भी रहे होंगे, पर कम से कम दूसरी औरतों का चक्कर तो न था। बहुत सारी ने सही, पर एक औरत तो उसकी ज़िंदगी में भी आई थी। क्या कह रही हैं? सच ही कह रही हूँ, और कितनी शांति से, कितने इत्मीनान से कह रही है। तो क्या हाय तौबा मचाऊँ? वह तो उस वक्त भी नहीं मचाई थी। अब बासी कढ़ी को उबाल क्यों दूँ? और सच पूछो तो बवाल मचाने जैसा कुछ था भी नहीं। एक बात थी जो उठने से पहले ही दब गई। उनकी बुआ की ननद थी। एक तो उस रिश्ते से शादी संभव नहीं थी, तेज पर वह बाल विधवा भी थी। उस जमाने में तो ऐसे ब्याह को कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी बात पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे पुलिस में भर्ती हो गए थे। पीने की लत भी शायद तभी पाल ली थी। आपको बुरा नहीं लगता था? क्यों नहीं, पर मैंने उस बात को प्रारब्ध का लेख समझकर स्वीकार कर लिया था। एक बार अगर भाग्य के लिखे से समझौता कर लो तो सहने में आसानी हो जाती है।
वाह, क्या जीवन दर्शन है, क्या फिलॉसफी है। जब तक वे यह समझ पाती कि महिमा उनकी प्रशंसा कर रही है या उपहास, उसका स्वर आक्रामक हो उठा। आप सोच रही होंगी कि आपने बड़ा त्याग किया है, एक आदर्श स्थापित किया है, पर शायद आप नहीं जानती कि आपने अपने साथ तो छल किया ही है, अपने बच्चों के साथ भी अन्याय किया है। क्या बात करती हो? उल्टे मैंने तो बच्चों का मुंह देखकर ही यह जहर का घूंट पिया था। यही तो मैं कह रही हूँ, क्यों पिया था यह जहर? बच्चों के सामने अपनी सहनशीलता की गलत मिसाल कायम करने की क्या ज़रूरत थी? अब आपके बच्चे अपनी बीवियों से भी उस दरियादिली की अपेक्षा करते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी सारी कारगुजारी आंख मूंद कर स्वीकार कर लूं और आवाज़ भी न उठाऊं। यह नहीं होगा, मैं कह देती हूँ महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मेरी पीढ़ी का जो धर्म था मैंने निभाया, वह धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता। मुझे मालूम है हम दोनों की सोच में पूरे 32 साल का अंतर है, इसलिए कहती हूँ कि तुम अपने युग की मान्यताओं पर चलो, पर बीती बातों को लेकर बहस करने बैठ जाओगी तो बड़ी मुश्किल होगी। बच्चे बाहर से लौट आए थे और उस दिन यह बात वहीं पर रुक गई थी। बाद में घर लौटकर यह बात उनके मन में कौंधी कि महिमा ने यह औरतों वाली बात क्यों उठाई थी। उसके बाद मनीष एक आध बार घर भी आया था। एक बार दोनों साथ आए थे, पर इतने खुश नज़र आ रहे थे कि बेवजह यह बात उठाने का मन ही नहीं हुआ। मनीष शुरू से ही हंसोड़ और खिलदंड किस्म का लड़का रहा है। बाहर भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। जहाँ खड़ा होता था अपने इर्द गिर्द भीड़ जुटा ही लेता था। अपने हंसमुख और सुदर्शन व्यक्तित्व के कारण लड़कियों को भी वह आकर्षित किए रहता था। अंजू मंजी की सहेलियों को वह चहेता भैया हुआ करता था। अपने बेटे की लोकप्रियता पर जितना उन्हें नाज था, उतनी ही महिमा को चिढ़ थी। पति की मंडली उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती। अभी जाते कि उसकी कल्पनाएं बहुत अलग थी। वह मनीष को उनसे फिट करना चाहती थी और सारे झगड़े वहीं से शुरू होते थे। मनीष धीरे धीरे घर से छिटकता जा रहा है, यह वे भी अनुभव कर रही थी। पर बाहर क्या कोई तार सचमुच जुड़ गया है, या यह भी महिमा का एक वहम ही है? महिमा के यहाँ जब भी जाने का मन हुआ, इसी असमंजस ने उनका रास्ता रोक लिया। किसी भी अप्रिय विवाद से ये हमेशा बचना चाहती हैं और महिमा है कि बहस के लिए जैसे तैयार खड़ी रहती हैं। उस दिन भी फिर जाना नहीं हो सका। फल फूल की डलिया वही पैकेज में रैक पर पड़ी रही। तीसरे दिन सुबह सुबह घंटी बजी। दरवाज़ा खोल कर देखा तो मीनू थी। उन्होंने लपक कर उसे अंग में भर लिया। चलो, अपनी बूढ़ी दादी की तुम्हें याद तो आई? मैं 2 दिन से पोटली बांध कर बैठी हूँ, पर कितना ये चाहूँ निकल नहीं पाती। लेकिन कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। उनकी बात पूरी होने के पहले ही मीनू छिटक कर सोफे पर जा बैठी और गंभीर स्वर में बोली, दादी, घर से किसी का फ़ोन आए तो बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? उस दिन आपने चिनू से कहा था कि अगर कभी भागने का मन हो तो सीधे मेरे यहाँ चले आना, मैं छुपा लूँगी। तो तुम भाग कर आई हो? जी। क्या फिर कोई झगड़ा हुआ है? हुआ तो नहीं है, पर होगा ज़रूर। पापा टूर पर दिल्ली गए हुए हैं, आज ही लौटने वाले हैं। मम्मी को पता चला है कि मोनिका आंटी भी उनके साथ गई हैं, बस शाम से ही भरी बैठी हैं। पापा के आने भर की देर है, फिर देखिए आज कैसा धमाका होता है। उफ दादी, यह सब हमारे ही घर में क्यों होता है? ये मोनिका आंटी कौन है? पापा की कलीग है, मिसेस भटनागर। हो सकता है वे भी दफ्तर में काम से गई हों। हो क्यों नहीं सकता, पर मम्मी की कल्पना तो पंख लगा कर उड़ती है ना, हवा देने वालों से भी कम नहीं है। दफ्तर के ही किसी शुभचिंतक ने उन्हें फ़ोन किया था। छी छी मनीष, यह क्या कर रहा है? वे तो जैसे शर्म से गड़ ही गई। आज इतनी सी लड़की के सामने वे किस कदर अपराधी अनुभव कर रही हैं। पर उस उतनी सी लड़की का अगला वाक्य सुनकर तो वे विस्मित ही रह गई। वह कह रही थी, अगर मम्मी की आशंका सच भी है तो उपाय क्या है? यह आफत तो उनकी खुद बुलाई है। अगर घर में रात दिन खच मची रही तो आदमी बाहर स्नेह और सहानुभूति खोजता ही है। उसमें आश्चर्य क्या है और गलत भी क्या है? वे मीनू को देखती रह गई। बित्ते भर की लड़की इतना सब सोच लेती है। ऐसा तो नहीं कि घर के वातावरण ने उसे असमय ही प्रौढ़ बना दिया है। उन्हें महिमा पर गुस्सा आने लगा।
अपनी हठ धर्मी के कारण उसने इन बच्चों से उनका बचपन भी छीन लिया है। शाम तक प्रतीक्षा करती रही पर किसी ने मीनू की खोज खबर नहीं ली। यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकली थी तो 2 बजे तक किसी को चिंता भी नहीं होगी। महिमा खुद 5 के बाद ही घर पहुंचती है, पर उसके बाद वे पल पल बेचैन होने लगी। फिर उनसे रहा नहीं गया, ताव खाकर खुद ही चल दी। सोच लिया कि दोनों को आज चल कर डांट पिलानी है। अगर तुम लोग बच्चों को एक शांत और स्नेह भरा घर नहीं दे सकते तो क्या दोगे? रोटी कपड़े तो अनाथ बच्चे भी पाकर पल जाते हैं, पर माँ बाप से तो कुछ उम्मीदें होती हैं। चीनू मुंह लटकाए दरवाजे पर ही खड़ा था। वे कुछ कहती इससे पहले ही वह बोल पड़ा, दादी, दीदी आज सुबह से ही गायब हैं। क्या मतलब? स्कूल में फ़ोन किया था। नहीं, पड़ोस की वासंती बता रही थी कि वह आज स्कूल गई ही नहीं। सहेलियों के यहाँ देखा, 1-2 के यहाँ देखा था, फिर मम्मी ने ही मना कर दिया। चीनू भीतर से कड़कती आवाज़ आई, दादी भीतर नहीं आएंगी क्या? जो दरवाजे पर ही सारी रामायण सुना रहा है। उन्होंने भीतर आते हुए कहा, बहू, ये चीनू क्या कह रहा है? जो भी कह रहा है आपने सुन तो लिया और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। गजब की माँ हो। हाथ पर हाथ धरे कोई नहीं बैठा है मम्मी जी, सिर्फ चीनू को रोक दिया था। वह तो पूरे शहर में मुनादी करवा देता। मैंने भैया को फ़ोन कर दिया है, आते ही होंगे। हो सकता है मीनू भी वहीं हो। फ़ोन तो मुझे भी किया जा सकता था, जानबूझकर नहीं किया। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, उस पर आपका प्रवचन सुनने की ताकत नहीं थी मुझ में। कम से कम आज वे स्तब्ध रह गई। मैं तो प्रवचन देती हूँ। और क्या कहूँ मम्मी जी, उपदेश देने का एक भी मौका छोड़ती हैं आप खुद सोच कर देखिए। मेरे घर में जरा खटपट हुई नहीं कि आप शुरू हो जाती हैं। आपने कैसे गृहस्थी चलाई है, कैसे पति की सेवा की है, कैसे बच्चे पाले हैं, कैसे संस्कार दिए हैं। कहती नहीं थकती होंगी आप, पर मेरे कान सुन सुन कर पक गए हैं। पल भर को वे चुप रह गई। मन हुआ 2 घड़ी सुस्ताकर आत्मनिरीक्षण कर लें। क्या सचमुच वे बात बेबात पर भाषण देने लगती हैं? क्या यह उनकी अनधिकार चेष्टा है? क्या उनकी अनुभव सिद्ध बातें महिमा को इतनी कड़वी लगती हैं कि उसकी भाषा शिष्टाचार की सारी सीमा लांघ जाती है? इसका तो यह मतलब हुआ कि अपने बच्चों को अपनी गृहस्थी को बर्बाद होते देखते रहो, पर मुंह से कुछ न कहो। महिमा, उन्होंने बड़ी देर बाद कसैले स्वर में कहा, कहने वाली बात होती है तभी कुछ कहती हूँ मैं। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आगे से चुप रहा करूँगी। मैं जानती हूँ बच्चों के मामले में तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। मैंने बच्चों को जैसे भी पाला हो, जैसे भी संस्कार दिए हों, पर एक बात ज़रूर कहूँगी, घर छोड़कर कभी कोई नहीं भागा। तुम्हारी लड़की अगर घर से भागी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह तो गनीमत समझो कि वह सीधे मेरे पास ही पहुंची थी, कहीं और भी तो जा सकती थी। तो मीनू आपके यहाँ है। महिमा ने लाख कोशिश की, पर अपनी राहत का एहसास वह छिपा नहीं सकी। दूसरे क्षण उसके चेहरे ने फिर उदासीनता ओढ़ ली और वह सपाट स्वर में बोली, मुझे लगा था नानी के यहाँ ही गई होगी। अच्छा ही हुआ ना, इस मन स्थिति में ननिहाल जाती तो वहाँ भी सब उगल देती। बच्चों को इतना विवेक कहाँ होता है महिमा? तुम्हारे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उन्हें इस सामने ज़िंदगी की। मम्मी जी, आप एक बार अच्छी तरह तय कर लीजिए। कभी आप कहती हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कहती हैं अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। वैसे 100 बातों की एक बात यह है कि ज़िंदगी की सच्चाई जानने का हक सबको है। उम्र से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम बच्चों को सब कुछ बताए दे रही हो। जी हाँ, ताकि उन्हें सही गलत की पहचान हो सके। यह पहचान तो उन्हें उम्र के साथ ही होगी, पर इस समय तो उन्हें तुमसे सिर्फ वितृष्णा हो रही है। हमेशा ही होता है महिमा। माँ बाप जब 2 खेमों में बढ़ जाते हैं तो बच्चे किसी एक का पक्ष ले लेते हैं, और यह पक्ष वही होता है जो चुप रहता है। वह सारी सहानुभूति बटोर लेता है। तुम कहोगी मैं फिर शुरू हो गई, पर क्या करूं? इस लड़ाई में तुम इतनी अकेली पड़ गई हो कि एक कहे बिना रहा भी नहीं जाता। आश्चर्य! इस बार महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा कि इस व्यर्थ की बहसबाजी से वह थक गई है। मज़े की बात तो यह थी कि बहस के असली मुद्दे से दोनों ही कतरा रही थी। मीनू का तो बहाना भर था। वे तो यहाँ मनीष की खोज में आई थी, पर जब महिमा ने उसका जिक्र तक नहीं किया तो वे भी चुप लगा गई। अपना अपना उन्हें एकाएक अप्रासंगिक लगने लगा। अतः उठते हुए बोली, अब मैं चलूँगी। लड़की घर में अकेली है। मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हें खबर भी दे दूँ और उसके कपड़े भी लेती चलूँ। 2-4 दिन
अपने ही पास रखूँगी। महिमा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चीनू जब तक रिक्शा लाता वह मीनू का बैग भर चुकी थी। लौटते हुए उसकी आंखों के सामने महिमा का बुझा बुझा सा चेहरा घूमता रहा। इतना हताश और उदास उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मनीष का मन नहीं लिया तो क्या हुआ, वे जानती हैं कि वह मन ही मन उफन रही होगी। उसके रोष की आँच ने तो आज उन्हें भी नहीं बख्शा था और रोष आना स्वाभाविक ही था। उन्हें याद है जब पहली बार उन्हें उमा के बारे में मालूम हुआ था तो वे कितना रोई थी। बच्चे अगर गोद में न होते तो वो कुएं में छलांग ही लगा लेती। अपने सोने सी घर गृहस्थी पल भर में उनके लिए मिट्टी हो गई थी। सतीश और अंजू को उठाकर वे सीधे अजमेर अपने पीहर पहुंच गई थी। महीना भर खूब आनंद से भरपूर लड़ प्यार में बीता। फिर लगा कि धीरे धीरे भाभीियों के तेवर बदलने लगे हैं। ननद के पास बैठकर हंसी ठिठोली करना, उसकी पसंद की चीज़ें बनाना, बच्चों के लिए खेल खिलौने लाना, ये बातें धीरे धीरे कम होने लगी। कहाँ तो वे उसे पानी का गिलास नहीं उठाने देती थी। अब कई बार शाम को पूरा चौका उसके भरोसे छोड़ पति के साथ घूमने निकल जाती। सिनेमा जाते ननद को साथ ले जाना भी उन्हें नागवार गुजरता। भाइयों के स्नेह के उत्ताप में भी कुछ कमी आने लगी। माँ की आंखें भी जैसे कुछ पूछती सी लगती थी। 3 महीने बीतते बीतते उनका मन भर गया और वे चुपचाप घर लौट आई। अच्छा ही हुआ जो जाते समय कोई तमाशा करके नहीं गई थी, नहीं तो लौटने का रास्ता भी नहीं रह जाता। गृहस्थी की गाड़ी पुनः ऐसे चल पड़ी मानो बीच में कोई व्यवधान ही न आया हो। फिर मनीष और मंजू भी आ गए। अपने घर परिवार में वे पूरी तरह रस बस गई। लेकिन फिर भी जब कभी बाबूजी किसी काम से कानपुर की ओर निकल जाते, उनकी रातों की नींद गायब हो जाती। दिल पर जैसे सांप लौटने लगते। अपनी यह कमज़ोरी वे महिमा के सामने कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वे उनके सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती। वे जानती है कि महिमा उनकी यह ढुलमुल नहीं रहती। जिस दिन पानी सिर से ऊपर निकल जाएगा, छिटक कर दूर खड़ी हो जाएगी। उसके पास सिर्फ संकल्पों का बल ही नहीं है, साधन भी है। वे भी अगर महिमा की तरह सक्षम होती तो शायद आज चित्र कुछ दूसरा होता, पर वे सहीदाना भाव लिए हुए अपना दाम्पत्य निभाती रही, क्योंकि पति को जीतने का यही एक नुस्खा उनके पास था। इसी समर्पण भाव के कारण बाबूजी जीवन के अंतिम क्षणों तक आश्रित बने रहे। खैर, वह तो एक अधूरी प्रेम कथा थी, एक भूली बिसरी प्रणय गाथा, जिसे उनकी कल्पना ने ही हवा देकर बड़ा बना दिया था। अगर किन्हीं तरल क्षणों में बाबूजी यह आत्मनिवेदन न करते तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता। पर यह मनीष लगता है यह तो सचमुच रास रचा रहा है। अगर ये मिसेस भटनागर वाली बात सच है तो मनीष के घर को अब भगवान नहीं बचा सकते, क्योंकि एक बात तो तय है कि महिमा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर बार उसे ही कटघरे में तो खड़ा नहीं किया जा सकता। घर लौटकर देखा, ड्राइंग रूम में एक सूटकेस पड़ा है। कौन आया है, उन्होंने पूछा। पापा हैं, मीनू ने बताया। पापा अब इस वक्त कौन सी गाड़ी है? दोपहर को ही आ गए थे, शायद सीधे दफ्तर चले गए और फिर दफ्तर से घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। महिमा ठीक ही तो कहती है, बिगड़ैल बच्चे की तरह पहले तो शैतानी करता है, माँ के आंचल में मुँह छिपाने चला आता है। कब तक चलेगा यह सब? कब तक वे उसकी ढाल बनी रहेंगी, उसकी पैरवी करती रहेंगी? बेटे के साथ साथ उनका विवेक भी खो गया है। पापा कहाँ हैं तेरे? फ्रेश हो रहे हैं। वे सोफे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करती रही। नहा कर निकला मनीष तो अपने उसी बेलौस अंदाज में बोला, हाय मॉम, आप इतनी रात को कहाँ चली गई थी? प्रताप के पास गई थी। इतनी देर में उन्होंने जवाब सोच लिया था। प्रताप के पास क्यों? एक तो रिजर्वेशन करवाना था, दूसरे वह बहुत दिनों से कह रहा था कि एक ऑफिस की ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, अगले 2 कमरे तुम्हें दे दूँगी। मेरे जाने के बाद कम से कम घर में बस्ती तो रहेगी। अगर दूसरा कोई किराएदार रखूँगी और वह घुस कर बैठ गया तो मुसीबत होगी। पर आप जा कहाँ रही हैं? अभी तो अंजू के पास जा रही हूँ, वहाँ से मुंबई मंजू के पास चली जाऊँगी। सोचती हूँ अमेरिका जाने से पहले दोनों लड़कियों के पास 1-1 महीना रह लूँ। वहाँ से डॉक्टर साहब टिकट वगैरह का भी इंतज़ाम कर देंगे। तुम अमेरिका जा रही हो? क्यों न जाऊँ? मेरा एक बेटा वहाँ भी तो बैठा है, बेचारा कब से बुला रहा है। अभी मेरे हाथ पाँव साबुत हैं, आँखें भी काम दे रही हैं। अभी जाऊँगी तो कुछ घूम फिर लूँगी, देख सुन लूँगी। बाद में तो जैसे यहाँ वैसे वहाँ।
मनीष का चेहरा लटक गया। बड़ी देर बाद धीरे से बोला, जाने का सोचा है? यह तो बड़ी अच्छी बात है। भैया का मन रह जाएगा, पर यहाँ प्रताप को बिठाने की क्या ज़रूरत है? एक बार जम गया तो उसकी नीयत भी बदल सकती है, संबंधों में दरार पड़ जाएगी। तो तुम आ जाओ, उन्होंने छूटते ही कहा तो मनीष एकदम चौंक पड़ा। पता नहीं क्यों उनके अवचेतन में यह बात घर कर गई थी कि लड़का बेघर हो गया है, इसलिए बहक गया है। अपनी चार दीवारी में आ जाएगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। उसी समय सुखलाल चाय लेकर आया। वे जब घर लौटी थी तो उन्हें भी चाय की ज़रूरत महसूस हुई थी, पर मनीष का सूटकेस देखते ही वे सब कुछ भूल भाल गई थी। पर सुखलाल तो भैया जी की आदत जानता है। उनके नहाकर निकलते ही वह चाय ले आया। भीतर जाते हुए वह सूटकेस लेकर चलने लगा तो मम्मी जी ने रोक दिया। सूटकेस यहीं रहने दो सुखलाल, भैया अभी वापस जाएंगे। मनीष और मीनू दोनों ने चकित होकर उनको देखा, पर वे उस विस्मित दृष्टि को अनदेखा कर बोली, और देखो खाना ज़रा जल्दी ही बना लेना, सफ़र का थका हुआ है मनीष, जल्दी घर जाकर आराम करेगा। जी बस अभी बना जाता हूँ मम्मा। सुखलाल के जाते ही मनीष ने कहा, मैं सचमुच ही बहुत थका हुआ हूँ और आज की रात शांति से सोना चाहता हूँ, तो मैं घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, और वह जो सुबह से वहाँ परेशान हो रही है, उसे शांति की ज़रूरत नहीं है? तुम में तो इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आने के बाद उसे फ़ोन ही कर देते। आप क्या वहाँ गई थी? जाना ही पड़ा। तुम्हारी यह सुकन्या जो सुबह से यहाँ आई हुई है, महारानी बिना कुछ कहे सुने चली आई। यह भी न सोचा कि पीछे कोई कितना परेशान होता होगा। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार होती जा रही है। अरे तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? बस मुँह उठाया और चले आए। घर न हुआ जैसे चोरों के छिपने का ठिकाना हो गया, इसलिए जा रही हूँ मैं नहीं रहूँगी तो अपने आप एडजस्ट करना सीख जाओगे। तुम नहीं जानती मम्मा, सब कुछ कितना मुश्किल होता जा रहा है। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल। तो ख़त्म कर डालो यह किस्सा हमेशा के लिए, जान तो छूटे। यह क्या कह रही हो मम्मा तुम? क्यों, इसमें गलत क्या है? जिस रिश्ते में जान ही बाकी न हो उसे ढोते रहने में क्या तुक है? अच्छा हुआ जो तुम्हारी अपनी पसंद की शादी थी, नहीं तो ज़िंदगी भर हमें ही कोसते। खैर, यह तो बहादुर लड़की है, अकेले भी निभा ले जाएगी, बच्चों को भी पाल लेगी। पर तुम अपनी सोचो, क्या एक दिन भी अकेले रह पाओगे? उनका मन तो हो रहा था कि पूछ ले, क्या यह मिसेस भटनागर तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ देगी? पर अपने ही बेटे से इस तरह की चर्चा करना उन्हें अशोभन लगा। मृदुल स्वर में बोली, बेटे मैं हमेशा तो रहूँगी नहीं, कभी न कभी अपने निर्णय तुम्हें ही लेने होंगे। जितनी जल्दी इसकी आदत डाल लो अच्छा है। खाने की मेज़ पर ऐसा सन्नाटा कभी नहीं रहा। बेचारा सुखलाल बड़ा दुखी हुआ। मालकिन अकेली रहती तो उसे खाना बनाने में कोई रस नहीं आता, पर जब भैया जी या बच्चे आते हैं वह अपना सारा पाक कौशल उड़ेल देता है। पर आज उसे दाद नहीं मिली। मनीष तो बस थाल जुटा कर ही उठ गया था। मीनू भी जितनी देर बैठी मुँह फुलाए बैठी, पर उन्होंने कोई इसरार नहीं किया, ज़रा भी मनुहार नहीं की। खाने पीने के लाड बहुत हो चुके। जब तक भोजन समाप्त हुआ सुखलाल रिक्शा लेकर आ गया। वैसा आदेश पहले ही दिया जा चुका था। गाड़ी पर बैठते हुए मनीष का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी जिद्दी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा हो, लेकिन इस बार उसका मन नहीं पसीजा। हाँ, मीनू एकदम पापा की परछाई सी साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। गुस्से में पैर पटकती वह ऊपर कमरे में चली गई और भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। जाते ही चीनू को भेज देना, विदा के रूप में उन्होंने बस इतना ही कहा। टैक्सी आंखों से ओझल होते ही वे भीतर आई। घर एकदम खामोश था। इसी एकांत की तो उन्हें प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत नंबर घुमाया। महिमा, तुम्हारा भगोड़ा कैदी मैं वापस भेज रही हूँ, जो सज़ा देना चाहो दे देना। मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, चाहो तो तुम भी कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात और, यह आखिरी बात है महिमा, पति ताले में कैद करके रखने की चीज़ नहीं है। उसे तो मन की डोर से बांधना पड़ता है। वह चाहे कहीं भी भटकता रहे, बसेरे के लिए अपने ठिकाने पर ही लौट कर आता है।